हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 50। और अभी आप सभी जो भी TGT PGT एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे अलर्ट हो जाएं, क्योंकि एस्टेट की जो है फिर से सुनने में आ रही है। और सुनने में क्या आ रही है, मुझे लगता है मई और जून, ये जो 2 महीने हैं ये बिल्कुल उचित हैं एस्टेट का एग्ज़ाम लेने के लिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और जो ये मैंने 50 वीडियो डाली हैं, इनमें मैंने बिल्कुल शुरू से हिंदी साहित्य पढ़ाया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का पद्य खंड हमारा आज संपूर्ण हो जाएगा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, 1-2 वीडियो में। फिर बस गद्य खंड बच जाएगा, जिसके अंदर हम कहानी, नाटक, निबंध वगैरह करेंगे। और काव्य शास्त्र भी मैंने बिल्कुल संपूर्ण करवा रखा है, जिसमें रस सिद्धांत है, छंद है, अलंकार हैं, समास हैं। ये सब मैंने दोस्तों करवा रखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। साथ ही जो NCERT जो चेंज हुई है, 6th 7th 8th की NCERT चेंज हुई है, 9th की भी हुई है। तो इनकी जैसे ही बुक आएगी मेरे पास, जैसे ही कंटेंट आएगा, तो फिर से मैं NCERT करवाना आपको शुरू कर दूंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो नंबर 50 रहने वाली है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और वीडियो नंबर 50 से पहले आपको दिखा देती हूँ कि कल जो वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था। तो कल जो है मैंने नई कविता की शुरुआत कर दी थी, जिसकी समय सीमा 1954 से इसकी शुरुआत है। जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको कल बता दिए थे। अब नई कविता के जो कवि हैं वही कवि प्रयोगवाद के भी हैं। तो दोस्तों इन्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला ही कवि करेंगे हम और आगे का नाम आता है। और आगे जैसे कि हमने तार सप्तक पढ़ा था प्रयोगवाद के अंदर, तो तार सप्तक के अंदर 7 कवि थे। उन 7 कवियों में सबसे पहला ही नाम था आगे का। तो आपको ऐसे याद करना है। और तार सप्तक के जो कवि थे, चारों सप्तक मैंने, इनमें जितने भी 7-7 कवि थे सबके नाम मैंने एक इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें सारे बता दिए हैं। अब आगे का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेते हैं। वैसे जीवन वृत्त पूछा नहीं जाता है कि जन्म मृत्यु कब है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे का जो जन्म है वो 1911 में हुआ, मृत्यु 1987 में हुई। और इनका प्रथम जो काव्य संग्रह है वो भगनदूत है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अंतिम जो काव्य संग्रह है वो ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये इस काव्य संग्रह का नाम है। अब एक एक करके इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं। तो दोस्तों इनके काव्य संग्रह की रचनाएं आप जितनी ज़्यादा याद करेंगी, हिंदी का जो आपका साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए सोल्व करना उतना ही आसान होगा। तो रचनाओं को बिल्कुल कंठस्थ कर ले। जब मैंने TGT PGT एस्टेट और नेट वगैरह निकाले थे तो मैंने बहुत सारी रचनाएं याद की थी। तो आगे के काव्य संग्रह हैं ये सारे। सबसे पहला है भगनदूत। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम इनकी ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। चिंता, इतलयम, इतेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले सवाल, कितने नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, माँ वृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। अब देखो ये सारी रचनाएं हैं, बिल्कुल सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखी हैं। तो आप इन्हें सब अपने नोट्स में लिख लें। अब इनको मैंने कैसे याद की थी मैं बताती हूँ आपको। देखो आगे है, आगे किसी को जानता है, ठीक है, मतलब एक दूत है। आगे क्या है, भगन दूत है। इसका नाम क्या है आगे का, सबसे पहले आप राइटर का नाम ही जोड़ें, उसके बाद फिर ट्रिक बनाएं ताकि आपको याद रहे कि ये रचनाएं किसकी हैं। तो आगे एक भगन दूत है। और दूत को क्या होती है, चिंता होती है। चिंता का अंत करता है इतियलम। चिंता का अंत करता है वो कहाँ पर करता है, हरी घास पर बैठकर। किसके साथ बैठता है, अहेरी, बावरा अहेरी एक औरत है, उसके साथ वो बैठता है। और जब वो बैठा रहता है तो सामने इंद्रधनुष निकला हुआ है, इंद्रधनुष रोंदे हुए। फिर कहता है अरियो करुणा प्रभा में, हरी घास पर बैठा है, सामने अपने बावरा अहेरी के साथ बैठा है, सामने इंद्रधनुष भी है। और फिर कहता है अरियो करुणा प्रभा में, मतलब वो उस घास पे बैठा बैठा इतना खुश हो रहा है कि उसे प्रभा जो है, करुणा जो है सूर्य की, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष तभी दिखता है जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, सूर्य निकलता है बारिश होते होते। तो कहता है अरियो करुणा प्रभा में।
फिर वो अपने आंगन के पार द्वार, मतलब ये हरी घास जो है उसके आंगन में है, आंगन के पार द्वार देखता है और उसे पूर्वा दिखाई देती है। ठीक है, बैठा किसके साथ है? बावरा आहिर के साथ। और उसे बैठी कौन दिखाई देती है? पूर्वा। अब पूर्वा को वो कहता है कि कितनी नावों में कितनी बार, इसे छोड़ दे, मैंने भी याद नहीं की थी। कह रहा है कि पूर्वा कितनी नावों में कितनी बार मैंने तुम्हें देखा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। तो तुम ट्रिक ऐसे बना लो कि पूर्वा कितनी नावों में कितनी बार मैंने आपको देखा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। आप ऐसे कर लो। अब आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि वो अहेरी से बता रहा है कि मैंने पूर्वा को देखा आंगन के पार द्वार, मैंने पूर्वा को देखा, वो कितनी नावों में कितनी बार देखा, इसलिए देखा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, फिर जानता हूँ और वो सागर मुद्रा में बैठी हुई थी पूर्वा। ठीक है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ मारा वृक्ष के नीचे, नदी, वो देखो सन्नाटा बुनता है किसके नीचे? पेड़ के नीचे बैठकर। सागर मुद्रा में सन्नाटा बुनता है पेड़ के नीचे बैठकर। और पेड़ किस में है? नदी की बांक छाया। नदी की बांक छाया मतलब नदी के किनारे पेड़ है। ऐसा कोई घर आपने देखा है? जो सारा नज़ारा मैंने इसमें बताया कि भगनदूत है, उसे चिंता होती है, फिर उसका इतलियम करता है, हरी घास पर बैठता है, बावरायरी के साथ बैठता है, सामने इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं, फिर कहता है अरियो करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार देखो, उधर उसको पूर्वा दिखाई देती है, कितनी नाव में कितनी बार उसने पूर्वा को देखा, फिर कहता है इसलिए देखा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। फिर वो सागर मुद्रा में बैठ जाता है, सन्नाटा बुनता है, महावृक्ष के नीचे बैठता है, नदी के जो किनारे वो महावृक्ष है, और फिर कहता है कि ऐसा बढ़िया नज़ारा वाला ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो दोस्तों इतनी अच्छी ट्रिक मैंने बताई है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगे, मैं ऐसे ही करती थी और अपनी खुद की ट्रिक बनाती थी। ठीक है, क्योंकि जो कंसेप्ट आपके दिमाग में बन रहा है, जो पिक्चर आपके दिमाग में बन रही है, उसी से अगर आप ट्रिक बनाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इसे याद कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रिक मेरी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अब देखो जो आगे से संबंधित एक आधी बातें हैं वो देख लेते हैं। आगे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे कवि हैं? अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले। आगे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। इससे पहले जब वीडियो मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि आगे को प्रयोगवाद में भी नाम था, तार सप्तक का पहला ही कवि है, और नई कविता के अंदर भी है, तो दोनों काल का मिलाकर इसे श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। अब आगे की चर्चित कविताएं देख लेती हैं। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो सारे इनके काव्य संग्रह थे, लेकिन अब हम इनकी कविताएं देख लेते हैं। तो कविताएं कौन सी है? असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? असाध्य वीणा और नदी के दीप, सांप, हरी घास पर क्षण भर और यह दीप अकेला। ये इम्पोर्टेंट है इनकी कविताएं, आप याद रखना। ठीक है, ऐसा दे वीणा बजाता है नदी के दीप पर बैठकर। देखो ऐसा दे वीणा बजाता है और वीणा को सुनते ही सांप आ जाता है। नदी के दीप पर ये सब बातें होती हैं। नदी के दीप पर हरी घास भी है और वहाँ पर एक दीप अकेला जलता है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा दे वीणा से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबी कविता आगे जी की कौन सी है? तो ऐसा दे वीणा जो कविता है वो सबसे लंबी कविता है और इसका मूल भाव है अहम का विसर्जन। यहाँ पर अहम का अर्थ है अहंकार, विसर्जन मतलब जब हम पूरी पूजा कर लेते हैं तो उस चीज़ का विसर्जन कर देते हैं, उसको पानी में प्रवाहित कर देते हैं, तो अहंकार का विसर्जन। ठीक है, इसका मूल भाव है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार को त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा कवि आता है गजानन माधव मुक्तिबोध का, और ये भी तार सप्तक का तीसरा कवि है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर करना है गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। और अनुभूति का मतलब होता है फीलिंग, यानी कि ये किसी भी चीज़ को जब अनुभूत करते थे, अनुभव करते थे तो बहुत गहराई से करते थे। और इनकी तीव्र इंद्रियां
हमारे पास इंद्रियां होती हैं, जो सोचने विचारने की क्षमता है वो हम काम इंद्रियों से ही करते हैं। तो अनुभूति, गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि ने कहा जाता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हैं। कौन कौन सी काव्य कृतियां हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक डोल, वह दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सिंगल एक आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है, यह रचना किसकी है, तो आपको बताना गजानंद माधव मुक्तिबोध। और बुरी बुरी खाक डोल, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों याद रखने हैं कि ये गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। अब इनकी कविताओं पर बात कर लेते हैं। वो उनके काव्य संग्रह थे, ठीक है। तो काव्य संग्रह कौन कौन से थे ये आप एक बार फिर से देख लें। चांद का मुंह टेढ़ा है, 2 ही हैं इनके काव्य संग्रह, चांद का मुंह टेढ़ा है और बुरी बुरी खाकदोल, ठीक है। अब इनमें इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं ये देख लेते हैं। कविताएं, ठीक है। अंधेरे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, एमए में भी थी ये। ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती, तो ये अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ये दोनों कविताएं इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में, कल्पना पत्रिका का नाम है, इसके में 1954 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। यानी कि अंधेरे में जो कविता है इसका पहला जो प्रकाशन हुआ 1964 में कल्पना पत्रिका में, वो किस नाम से हुआ था? आशंका के दीप अंधेरे में, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? आशंका के दीप अंधेरे में। अब आता है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, ठीक है। जैसे एक कलाकार की स्केच बुक होती है, वैसी रचना किसको कहा है? चांद का मुंह टेढ़ा है। और किसने कहा है ये भी याद रखना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मैं समझाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि आपको समझ आता है या नहीं आता। अंधेरे में एक लंबी कविता है, ये भी एक लंबी कविता है। सादे वीणा जो आगे की थी वो भी लंबी कविता थी, लेकिन अंधेरे में ये गजानंद माधव मुक्तिबोध जी की है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा। अब ये इतनी लंबी कविता थी तो किसी ने इन्हें केचुआ कहा, किसी ने कुछ कहा, जैसे केचुआ लंबा लंबा होता है। तो अलग अलग विद्वानों की इस कविता को लेकर अलग अलग मत हैं, वो सभी हम देख लेते हैं। शमशेर बहादुर ने क्या कहा अंधेरे में कविता को लेकर कि ये कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। तो ये कथन आपको याद रखना है, शमशेर बहादुर का है अंधेरे में कविता को लेकर। रामविलास शर्मा ने इस रचना के बारे में क्या कहा? अपराध भावना का अनुसंधान है। अनुसंधान मतलब होता है खोज। और नामवर सिंह ने इसको अस्मिता की खोज कहा है। दोस्तों ये तो कथन है, ये आपको ऐसे के ऐसे याद रखने होंगे। इंद्रनाथ मदान ने इसको आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। निर्मला जैन ने अंतःस्थल का विप्लव कहा है। प्रभाकर माचवे ने इसे लावा कहा है। रामविलास शर्मा ने आरक्षित जीवन की कविता कहा है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने फिर से क्या कहा है ये और देख लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज के उत्थान और पतन। आप जानते हैं ना, उत्थान उन्नति करना और पतन उसका ह्रास होना। आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है, फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है, ऐसा कथन कहा है इसके बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में है। फैंटेसी होती है एक कल्पना के आधार पर, एक अनुभव के आधार पर इस रचना को रचा है मुक्तिबोध ने, ठीक है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ था कि फैंटेसी किसे कहते हैं, तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है मुक्तिबोध ने फैंटेसी की कि ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ज्ञान गर्भ जो मनुष्य है वो अपने ज्ञान के आधार पर सार रूप में, मतलब बिल्कुल विस्तृत रूप में जीवन की पूरी कल्पना दोबारा करता है। तो ये होता है फैंटेसी, ठीक है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान
और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही ये भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है जिस विधान से उस विधान के ही नियम होते हैं। ये बात आप कैसे समझे? मतलब फेटेंसी के अंदर क्या होता है, भाव पक्ष प्रधान होता है, मनुष्य के जो भाव होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं वो प्रधान होती हैं। और भाव पक्ष क्या करते हैं, जब मनुष्य के अंदर कुछ भाव आते हैं तो कल्पना करने लग जाता है, और कल्पना क्या होती है, उत्तेजित हो जाती है, और मन में क्या होता है, फिर बिंब बनने लग जाते हैं। मतलब उसकी एक रेखा से, उसके रेखा चित्र सा हमारे दिमाग में बिंबों के माध्यम से बनने लग जाता है, और जो हम सोचते हैं उसका एक ऐसा बिंब बन जाता है, एक मूर्त विधान, मतलब एक मूर्ति के रूप में, एक जागृत रूप में अपनी आंखों के सामने आ जाता है, और उसे क्या कहते हैं, फेटेंसी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से इसे समझ गए होंगे। और अगला कवि है प्रेम और जो सौंदर्य का कवि है वो शमशेर बहादुर को लिया है इन्होंने। तो दोस्तों शमशेर बहादुर का अब जो है मैं देख लेती हूँ कितना है, फिर उसके बाद मैं जो है अगली वीडियो में आपको डालूंगी, क्योंकि ये रचनाएं आपको याद करना थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। और दोस्तों छोटी छोटी वीडियो डालेंगे तो आप लोग भी आसानी से देख लेते हैं। और इसमें हमने 3 कवि पढ़े हैं। सबसे पहले आगे पढ़ा, फिर गजानन माधव मुक्तिबोध पढ़ा, और फिर तीसरा बस 2 ही पढ़े हमने, शायद हाँ 2 ही पढ़े हमने। ठीक है, तो 2 कवियों के बारे में आपने अच्छे से जान लिया है। और अगर आपके पास सब्जेक्टिव टाइप की कोई बुक है तो दोनों कवियों को आप वहाँ से भी पढ़ लें, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई भी प्रश्न नहीं छूटा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करके उसे ज्वाइन कर लें। मैंने सारी वीडियोज़ जो है वहाँ पर भी शेयर की हुई हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।